नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम आप और कानून में। दर्शकों, आज हमने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत विकसित हो गए हैं, बहुत सारी जगहों तक हमारी पहुंच चुटकियों में हो गई है। जी हाँ, चुटकियों में हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम बहुत साउंड हो गए हैं, तकनीकी रूप से हम बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। लेकिन तकनीकी रूप से हम विकसित हो गए हैं, उसके बाद भी एक छोटा सा मोबाइल, एक छोटा सा ईमेल, एक छोटा सा OTP ये हमें परेशान करने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइबर लॉ की, साइबर क्राइम की। आज कितने ही तरह के क्राइम हैं जो छोटे से मोबाइल, OTP या ईमेल ID इनमें होने लगे हैं और हम सब इसको लेके परेशान हो गए। कहना होगा कि आज क्राइम का तरीका बदल चुका है। आज इसी तरीके पर हमारा कानून क्या कहता है ये जानते हैं। तो आज आपको बता दें कि हमारा आज का विषय है साइबर लॉ। जी हाँ, साइबर लॉ, इस विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और साइबर क्राइम में किस तरह की कानूनी प्रावधान हमें मिले हुए हैं ये आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पूजा ठाकुर जी को। पूजा जी सहायक प्राध्यापिका हैं श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दुर्ग से। पूजा ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। जैसे कि पूजा जी, हम बात कर रहे हैं कि साइबर लॉ, आज जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में है तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमारी अप्रोच बहुत इजी हो गई है, जानकारियां बहुत आसानी से हम तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से ज़्यादातर हमको ये चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो आज हम इसी साइबर लॉ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि साइबर अपराध क्या है और आज के संदर्भ में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू जो भी होता है, हम भले ही शिक्षा की बात करें या मेडिकल की बात करें, वो सारा चीज़ को हम बोलते हैं साइबर स्पेस। और साइबर स्पेस में जो भी अपराध होता है मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू या किसी भी आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो अपराध कहलाते हैं साइबर अपराध। आजकल साइबर अपराध बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है। आप हर वर्ग के लोगों को देख लीजिए, आप बच्चों को देख लीजिए या बूढ़ों को देख लीजिए, सबके हाथ में फ़ोन है और साक्षरता की कमी है। तो यही एक कारण है जिसके कारण साइबर क्राइम इतना हमारे इंडिया में बढ़ रहा है। जी मैम, भारत में जो साइबर क्राइम है वो इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? मतलब जो अभी का जो समय है इसमें आम जो साइबर अपराध है वो कौन से हैं? मैम, प्रॉब्लम ये है कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में हम लोग दूसरे स्तर पे आते हैं जो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 800 मिलियन से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम यूज़ तो कर रहे हैं बट हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, साक्षरता की कमी है। तो ये एक कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जो साइबर क्राइम कर रहे हैं उन लोग के लिए बड़ा आसान है क्योंकि दे आर ट्रेंड इनफ। एंड अगर मैं उस पर बात करूँ कि कौन कौन से क्राइम्स है जो ज़्यादा इंडिया में देखे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कोई लोक अधिकारी बनकर आपको वीडियो कॉल करता है और ये बोलता है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। साथ ही साथ आइडेंटिटी थेफ्ट की, आपका जो भी आधार कार्ड हो या कुछ हो वो यूज़ करके आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। इवन आपका जो भी ओपन, अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आपका ID यूज़ करके भी एक सेकेंड ID बनाकर इस प्रकार के अपराध भी चलते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में हम बात करें तो पैसों की ठगी, मतलब आर्थिक लॉस की बहुत ज़्यादा ही गंभीर स्थिति बनी हुई है साइबर क्राइम्स को लेकर। बट सबसे ज़्यादा सिर्फ हम आर्थिक की तरफ ध्यान ना दें, और भी चीज़ें हैं जैसे कि गरिमा पे लड़कियों के फोटोज़ या वीडियोज़ वायरल करना, और साथ ही साथ लोगों को मानहानिकारक चीज़ें भी साइबर अपराध की कोटि में आते हैं। जी, अब मैम जैसे आर्थिक हम बात करते हैं जो अपराध होते हैं, आज बहुत सारे लोगों के बारे में सुनने को आता है कि मुझे फ़ोन आया था और वहाँ से किसी ने कहा कि OTP आएगा तो आप OTP दीजिए। हमने OTP दिया और हमारे अकाउंट से इतने पैसे चले गए। तो ये OTP और UPI फ्रॉड जो हैं ये लोगों को किस तरह से शिकार बनाते हैं, और साइबर अपराध से, इस टाइप के जो साइबर अपराध हैं इनसे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? OTP आप अगर किसी को बता रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आप चाबी दे रहे हैं अपने लॉकर की। जैसे आपका घर में अलमीरा होता है ना, आप उसकी चाबी दे रहे हैं, दिस इज़ योर OTP। तो सबसे पहली बात, कोई भी लोक सेवक या कोई भी जेन्युइन जो आपके पास अगर कॉल आता है तो जल्दी से OTP नहीं मांगा जाता। तो अगर कोई जल्दबाजी कर रहा है तो सबसे पहले तो सतर्क हो जाइए कि कुछ ना कुछ गलत है, और ध्यान दीजिए कि किस
को लेकर है, क्या है, और OTP आप कभी भी किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान पे रखिएगा, अगर कोई एनीडेक्स जैसे या कोई भी ऐसे ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा है जिससे उसके पास आपका एक्सेस चले जाएगा, तो ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अनजाने लिंक पे बिल्कुल भी टच ना करें, और OTP तो किसी को भी बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जी, यानी ये ध्यान रखना होगा कि यदि आपके पास किसी तरह का फ़ोन आता है और आपसे OTP की मांग की जाती है तो वो OTP ना दें। या बहुत सही आपने बताया। मैम, जो सोशल मीडिया है, आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया में है, और कई लोगों की जो इनकम है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो भी रही है। तो इसमें महिलाओं के लिए जागरूकता के लिए क्या किया जाना चाहिए? सोशल मीडिया इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा है। आजकल काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल बहुत फेमस है, तो बेशक करिए, बहुत अच्छा मौका है, बट सतर्कता बरतते हुए। प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ हैं, हम तुरंत उसकी जानकारी मुहैया करा देते हैं। ऐसे बहुत से ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जिसमें हम ये तक पता चल जाता है कि किस लोकेशन पे स्थित हैं। आप सोचिए कि आप खुद सामने वाले को न्योता दे रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं और हम ये चीज़ें कर रहे हैं, जिससे आपके ऊपर अपराध होने का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से अपराध देखे गए हैं जिसमें कि लोग खुद ही सोशल मीडिया के थ्रू बताते थे कि हम यहाँ घूमने आए हैं, ये करने, और घर पे चोरी हो जाए। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। और जैसे कि आपने बात किया महिलाओं को, महिलाएं को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि हैरेसमेंट हो गया। अगर कोई लड़की मना कर रही है दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक, फिर भी अगर कोई बार बार इधर उधर ब्लॉक करने पे भी उसके पीछे पड़ा है या गंदे कमेंट कर रहा है, आप बेशक आपके जो भी साइबर सेल है वहाँ पे आप नज़दीकी साइबर सेल में जाके कंप्लेन कर सकती है। गवर्नमेंट का पोर्टल है www.cybercrime.government.in। आपको एक चीज़ बता दूं कि बच्चों और महिलाओं के लिए इस पोर्टल में एक अलग से टैब बनाया गया है, जिसमें आप जाके अपना कर सकते हैं, जो दर्ज करना है अपराध वो आप कर सकते हैं, और आप साथ साथ ट्रेस भी कर सकते हैं। अच्छा। कि आपका कहाँ तक पहुँचा केस और क्या चल रहा है, और वो नंबर तो सबको पता ही है, 1930। हाँ। तो ये चीज़ें महिलाओं को लेकर मैं एक बात और बताना चाहूँगी। जरूर। महिलाएं अपने कॉन्फिडेंस में, अपने अगर किसी दोस्त को आप कोई ऐसा फोटो या वीडियो शेयर करती है जो आप केवल उन्हीं के लिए भेजती हैं, और आप ये विश्वास रखती हैं कि ये आगे शेयर नहीं होगा, और अगर वह व्यक्ति आगे शेयर कर देता है या आपको बदनाम करने की कोशिश करता है या उसको वायरल कर देता है, तो हमें लगता है हम कैसे पुलिस के पास जाएं, क्योंकि ये चीज़ तो हमने ही उसे दी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका भी लॉ में प्रावधान है कि अगर आपने उसको दिया है तो मतलब वो केवल आपने उसी के लिए ही दिया है, और अगर वो उसे आगे किसी और व्यक्ति को देता है तो ये भी कानूनन अपराध है। आप पुलिस स्टेशन में जाके बेशक कंप्लेन कर सकती है। इसके बारे में बहुत कम लड़कियों को पता है, तो मैं ये ज़रूर उनको बताना चाहूँगी। और इसी कारण कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है और वो आगे बता नहीं पाती हैं कि गलती मेरी है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये मलाल होता है कि मैंने ही दिया था, फिर वो आगे बढ़ गया, या घर के लोग भी उन्हें इस तरह से सुनाते हैं कि भाई आपने ही दिया था, देखो इस तरह की चीज़ हो गई। कहीं ना कहीं ये दबाव भी बनता है। मैम, बच्चे और युवा जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा मोबाइल, ईमेल, आजकल पढ़ाई भी मोबाइल के थ्रू हो रही है, ऑनलाइन पोर्टल बहुत सारे हैं, तो बच्चे और युवा इन्हें साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन अपने बच्चे को बहुत कम एज में दे देते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपको उससे कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि आजकल बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो बहुत ईजी एक्सेस हो जाता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है जी। बट इसके साथ ही साथ आपको पेरेंट कंट्रोल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कि वो क्या देख रहा है इंटरनेट में, कौन सी चीज़ें देख रहा है, क्योंकि बच्चों को टारगेट करना बहुत आसान है। कि जैसे कि आपके घर का कोई परिचित गिरफ्तार हो गया है तो ऐसा बोल के कॉल आना, बच्चा डर जाएगा, या आपने कुछ ऐसा वेबसाइट ओपन किया था, ये अपराध देखा गया है कि आपके घर पे पता चल जाएगा, आप अरेस्ट हो जाओगे, तो बच्चा घर पे बिना बताए जितने पैसे उससे हो पा रहे हैं वो दे रहा है। तो इस प्रकार के अपराध में बच्चों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। तो बच्चों को अवेयर करिए, बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम्स होने चाहिए साइबर अवेयरनेस के रिगार्डिंग, और पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना चाहिए। मैं बच्चों के साथ साथ मैडम ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आजकल बुजुर्ग फोन चलाते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वो उनके लिए एक मनोरंजन का साधन हो गया है, बट ये कहीं ना कहीं एक
कमजोर वर्ग में आ जाते हैं, टारगेट करना इन्हें बड़ा इजी होता है। हाँ, तो उधर भी हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है जी। यानी बच्चे और बुजुर्ग दोनों पे हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं है, और बुजुर्ग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनके साथ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई उनके हिसाब से कि उनको समझना मुश्किल होता है। क्योंकि हम ही कई बार मोबाइल और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने बच्चों से पूछते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि इसे किस तरह से हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है। तो बुजुर्गों को और बच्चों को टारगेट करना कई बार बहुत आसान हो जाता है। अगर एक कॉल आ रहा है एक बुजुर्ग को, उनको ये बोला जा रहा है कि आप ये जीत गए हो, आपने ये सुना होगा, ये बहुत फेमस है कि आप ये लॉटरी जीत गए हो, ये बस आप ये क्लिक कर दीजिए, और वो क्लिक में उनके खाते से पूरा पैसा गायब हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह मैम बच्चों के साथ भी होता है। जैसे बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेलते खेलते कई बार उनके माता पिता के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, और कई बार डर की वजह से बच्चे बता भी नहीं पाते हैं ये चीज़ें। तो उन्हें इन चीज़ों से भी हमें सतर्क करना ज़रूरी है कि भाई आप यहाँ तक जाइए, या चाइल्ड लॉक लगा दें, कुछ इस तरह की चीज़ें करें। जी। मैम डिजिटल जो पेमेंट होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं, तो आजकल तो डिजिटल पेमेंट बहुत आम बात हो गई है। लोग कैश रखना बंद कर दिया है लोगों ने, क्योंकि मोबाइल के थ्रू पेमेंट कहीं भी बहुत आसानी से, 1 रुपये भी आपको यदि पेमेंट करना है तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो जो डिजिटल पेमेंट का जो बढ़ता उपयोग है, क्या ये भी हमारे लिए खतरा है? जी, डिजिटल पेमेंट का उपयोग बेशक हमारे लिए खतरा है। किसी भी क्यूआर पे स्कैन मत करिए, पहले देख लीजिए वो क्यूआर प्रॉपर है, सही है कि नहीं है। कोई भी ऐप केवल ये सुन के डाउनलोड मत कर लीजिए कि अगर आप ये वाला ऐप हमारा यूज़ करेंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, और ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत करिए। मतलब सतर्क रहिए कि आप कौन सा यूपीआई और कैसे डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम जेन्युइन चीज़ों में कर रहे हैं और वो पैसे वहाँ पे ना जाके कहीं और पे ही जा रहे हैं। मैम आपने बहुत अच्छी बातें हमें अब तक बताई, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक संदेश का, तो दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं। साइबर लॉ पे हम आपसे फिर बातचीत करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। हम, आप और कानून में हमारे साथ बने रहिए। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया ओटीटी दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही क्यूआर कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। दर्शकों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम, आप और कानून में। आज हम बातें कर रहे हैं साइबर लॉ के विषय में। तो हम प्रश्न करने जा रहे हैं मैम से। पूजा मैम ये बताएं कि फर्जी कस्टमर केयर जो कॉल्स होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, और हम कैसे पता लगाएं कि भाई ये फर्जी कॉल्स हैं? क्योंकि कस्टमर केयर से तो बहुत कॉल्स आते हैं। हम लोग जहाँ भी शॉपिंग करते हैं, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का भी ज़माना है और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, तो कैसे समझा जाए कि फर्जी है ये जो कॉल आ रहा है कस्टमर केयर से, ये फर्जी कॉल है? सबसे पहली बात, अगर आप किसी ऑफिशियल साइट पे जा रही है मैम, कि जैसे कि आपको किसी कंपनी को अप्रोच करना है या आपको किसी होटल में स्टे करना है, तो सबसे पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जिस पोर्टल पे, जिस वेबसाइट से आप नंबर निकाल रहे हैं, वो वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं। बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी फेमस जगहें हैं या फेमस चीज़ें हैं जहाँ के लोग नंबर निकालते हैं, उसके भी फेक वेबसाइट्स बन गए। तो ये हमको श्योर करना, इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। जो कॉल्स अगर आपके पास आते हैं, जिनके बारे में आपने अभी पूछा, जो अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं पैसों को लेकर, या कोई भी ऐसा बात कर रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि इतना फायदा तो कोई मुझे नहीं दे सकता, तो थोड़ा आराम से रहिए, सतर्क रहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जो प्रलोभन दिया जा रहा है उसमें एकदम से ना घुसें, आप ये सुनिश्चित कर लें कि भाई जो है वो वास्तव में सही है या नहीं। वास्तविकता की तरफ जाना ज्यादा जरूरी है। थोड़ा रियलिस्टिक देखिए कि इतना फायदा क्या मुझे सही में मिल सकता है। जी, यानी हम लोगों को सतर्क रहना हर मामले में बचा सकता है। जी मैम, जो साइबर अपराध की शिकायत है, इसे करना क्यों जरूरी है, और क्यों, क्या वजह है कि लोग शिकायत करने से डरते हैं? प्रॉब्लम ये होता है मैम, जैसे आप या मैं, हमारे पास अगर फ़ोन आता है और हमें अगर पता भी चल जाता है कि ये जो कॉल आया है ये तो साइबर फ्रॉड वाले का फ़ोन था, हम उससे थोड़ा चिल्लाते हैं और फ़ोन रख देते हैं। बिल्कुल, यहीं पे हमारी गलती है, कि हम तो समझ पा रहे हैं। ऐसे बहुत से वर्ग हैं, जैसे कि बच्चे हो गए और हमारे बुजुर्ग हो गए, वो नहीं समझ पाते। तो ये हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है एक तरीके से, कि हम इसको पहुंचाएं
कि हमारे पास इस नंबर से फ़ोन आया था, इस तरीके से आया था। हाँ। हम साइबर सेल पे बता सकते हैं, या फिर मैंने जो ऑनलाइन पोर्टल्स बताया, और 1930 तो हमारे पास नंबर है ही, उसमें आप बिल्कुल बेशक बताइए कि मेरे पास ऐसा कॉल आया था, इस नंबर से आया था, और भी कुछ स्क्रीनशॉट्स या यूपीआई या कोई भी अगर आपके पास प्रूफ है तो वो भी मुहैया कराइए। लोग डरते क्यों हैं? उनको लगता है प्रोसेस बहुत बड़ा है और हम तो नहीं फंसे ना, हाँ, सो हम दिस बच इज गए हैं, दैट्स ये, इट। बट हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हम तो समझदार हैं। हमारे ही परिवार का, हमारे ही आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति निकल सकता है जो इतना जागरूक ना हो और वो इसमें फंस सकता है। बहुत ज्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम यही है कि लोग जागरूक नहीं है और एक्शन नहीं लेते। हाँ। इनकी हिम्मत क्यों बढ़ी पड़ी है इतनी? क्योंकि ये एक्शन नहीं लेते हैं। लिया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक्शन हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं, हम अगर बच गए हैं या हम अगर फंस गए हैं, तो दोनों ही स्थितियों में हमें लोगों को बताना ये हम होगा। सबका मॉरल वैल्यू मैम कि हम उनको बिल्कुल आगे तक पहुंचाएं। मैम, ये जो डीप फेक तकनीक है, ये क्यों इतनी खतरनाक मानी जाती है? डीप फेक मैम इसलिए इतना खतरनाक है कि पहले तो ये केवल इंडिया में तो नहीं आया था, बट अब ये इंडिया में भी आ चुका है। अब बहुत से सोशल मीडिया में आजकल की वीडियोस देखते होंगे और उसमें ये लगता होगा कि ये सच है कि भी नहीं, एग्जैक्टली कि ये फैब्रिकेट करके बनाया गया है। तो डीप फेक में ऐसे आपके फोटोज या आपके वीडियो की क्लिप्स यूज करके कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो कि आप वास्तव में नहीं हो, और उससे आपका मानहानि हो सकता है या आपका सामाजिक तौर पे स्थिति खराब हो सकती है और आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ राजनीतिक तौर पे अगर कुछ खराब करने की कोशिश करना है या धर्म के नाम पे, तो भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डीप फेक अभी बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो खतरनाक चीज़ है। कि हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि ये चीज़ डीप फेक है, एआई है, कहीं ना कहीं से हम पकड़ लेते हैं। बट ये अगेन हर वर्ग के लिए नहीं है, इवन बच्चे भी पकड़ लेते हैं मैम। बट जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, मेरी ही मम्मी मेरे को दिखाती है कि देखो देखो ये क्या है, तो मतलब वो हमें समझ में आता है कि ये एआई है, बट वो नहीं पकड़ पाते। तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो, या अगर आप कुछ मनोरंजन के लिए भी डीप फेक या एआई के माध्यम से कुछ बना रहे हैं तो ऐसा कुछ रहना चाहिए कि जिससे पता चल जाए, और इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है जी। मैम, हमने एआई की जो बात कही, तो साइबर क्राइम में एआई की जो दोहरी भूमिका है वो क्या है, किस तरह से काम करता है? मैम, एआई दोहरी तलवार की तौर पे, दो मुहे तलवार की तौर पे काम करता है, क्योंकि ये एक तरीके से हमें बहुत आगे लेके जा रहा है। शिक्षा का हो या संसाधन हो, सारी चीज़ों में। और एक तरीके से ये हमको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना का वो हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एआई के माध्यम से आगे बढ़ें। अभी जैसे कल ही का आपने न्यूज़ देखा होगा, हमारा सरकार इस पे काम कर रहा है कि हम और अच्छे विधि लेकर आए एआई को लेकर, और इस पे अभी भी मैम काम चल रहा है। यानी एआई से हम सहयोग लें, उसका मिसयूज ना हो, उसका जितना हो सके हमको बेनिफिट ही मिले। हाँ जी। मैम, भारत में साइबर अपराध के लिए कौन से कानून बने हैं? मैम, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जिसमें हैकिंग, टैम्परिंग, स्टॉकिंग, ये सारे एक्ट तो है ही, ये सारे सेक्शंस उसमें कवर होते हैं। साथ ही साथ डीपीडीपी एक्ट 2023 आया था नया, जो इंश्योर करता है कि आपका जितना भी डाटा है वो सिक्योर रहे, आप पे कंसेंट के बिना, मतलब कि सहमति के बिना उसका इस्तेमाल ना हो। साथ ही साथ जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता आया है 2023, ये इसकी धारा 111 सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बात किया, जिसमें साइबर क्राइम को भी एक जगह दी गई है। तो अब हमारा साइबर क्राइम क्रिमिनल में भी है। और भी जैसे कि अगर आपका कोई पीछा कर रहा है तो स्टॉकिंग है, तो वो आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मतलब जो अपराध व्यक्तिगत तौर पे होता है, वही अपराध अगर डिजिटल तौर पे भी हो रहा है तो वही धाराओं का इधर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, यानी इसके लिए भी कानून बना हुआ है। बस आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता पा रहे हैं कि इसमें इतनी सारी चीजें भी हैं। जी मैम, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, आज मोबाइल तो बहुत आसानी से सभी जगहों में पहुंचा हुआ, तो वहाँ साइबर अपराध की क्या स्थिति है और वहाँ कितनी चिंता हम करें, कितनी चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो साइबर अपराध हो रहे हैं? मैम, वहाँ बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो भी शहरी इलाके हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेके जागरूक है, पर वो बोलते हैं ना, गाँव की एक अपनी ही दुनिया होती है। तो वहाँ ये प्रॉब्लम है कि
फोन तो सबके हाथ में आ जी, गया है, हाँ। बट अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो भी क्राइम्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, तो वो सारे क्राइम्स उनको शिकार बनाना काफी आसान है कंपेयर टू शहरी शहरी लोग। लोग, तो उस जगह पे बहुत जरूरी है कि हम जाके साक्षात्कार करें, वहाँ पे जाके जागरूक करें लोगों को। जैसे हम तो यूनिवर्सिटी से हैं, पर हम लोग का लीगल एड कैंप होता है, तो हम हाँ। कोशिश करते हैं कि हम गांव की तरफ जाएं और वहाँ साइबर लॉ के बारे में उनको जागरूक करें, बताएं हाँ। कि ये सारी चीजें होती है। और आपको मतलब वहाँ अभी भी लोगों को, काफी लोगों को नहीं पता होता है कि ऐसी भी चीजें होती है, तो जी, उनको शिकार करना, उनको इस जाल में फंसाना ज्यादा आसान हो जाता है। जी मैम, जो साइबर जागरूकता है, जैसे आपने बताया कि आप लोगों के जो कैंप्स होते हैं, कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, गांवों में जाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करें, तो ये साइबर जागरूकता अभियान जो है उसमें सामाजिक भूमिका क्या हो सकती है? किस तरह से हमारे समाज या हम जैसे लोग हैं, हम किस तरह से लोगों को मदद कर सकते हैं? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआती दौर से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर गांव में है तो गांव में तो कैंप्स लगते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ भी लॉ डिपार्टमेंट है वहाँ तो लीगल एड सेल होता ही है, जिसमें हमारा काम ही होता है कि हम अपने आसपास के जो भी वर्ग हैं उनको जागरूक करें लॉ को रिगार्डिंग, नॉट ओनली साइबर क्राइम, सारे लॉ को रिगार्डिंग। साथ ही साथ नालसा है जो डेडिकेटेड हमारे इंडिया में जो इसी के लिए जागरूकता के लिए कार्य करता है। साथ ही साथ पुलिस को भी मैं कहना चाहूँगी, पुलिस भी इस पे साइबर सेल, जब मैं वो करी थी, रिसर्च करी थी, तो मैंने देखा है कि वो भी काफ़ी काम करते हैं जागरूकता को लेकर, भले ही वो डिजिटल मीडिया के थ्रू हो या और भी चीज़ों के थ्रू हो। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने बच्चों हो या अपने माता पिता बुजुर्ग हो, उनको ये साइबर अवेयरनेस के रिगार्डिंग बताएं। मैम, आपने अवेयरनेस की बात की, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जो मजबूत पासवर्ड है वो क्यों ज़रूरी है, और डिजिटल पहचान की चोरी ये क्या है? पासवर्ड हम क्या करते हैं मैम, हम वो रखने की कोशिश करते हैं जो हमें याद रह जाए, हाँ, जो थोड़ा आसान, जो आसानी से खुल जाए। जी। और सबसे बड़ी गलती, हम एक ही पासवर्ड सारी जगहों पे रख देते हैं। तो ये बड़ा आसान होता है पता लगाना कि पासवर्ड क्या होगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया या कुछ ऐसा पिन हो गया जो आपने नॉर्मली अपने फ़ोन में डाला रखा है अपना अनलॉक करने के लिए, वही पासवर्ड आप, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पासवर्ड आप हार्ड रखें, कुछ ऐसा रखें जो ज़्यादा लोग को ना पता हो, और उसे पता लगाना भी उतना आसान ना हो, तुक्का लगाना भी उतना आसान ना हो। जी मैम, साइबर अपराध का राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या संबंध है? राष्ट्रीय सुरक्षा से मैम ये संबंध है कि अगर जितना भी अभी हमने बात किया जी कि कितना आसान हो गया और कितने एक्टिव हो गए हैं इन लोग साइबर अपराध करने में, अगर यही अटैक हमारे किसी गोपनीय चीज़, हमारे जो राष्ट्र की चीज़ है उस पर अगर कर दिया गया, तो जैसे कि टेररिस्ट अटैक पहले तो बॉम्ब, बारूद और ये सारी चीज़ों के थ्रू होती थी, बट अब अटैक एआई और साइबर अपराधों के थ्रू भी हो सकता है। तो ये बहुत ऐसा विषय है जिसपे सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, प्रोटेक्टेड रख रही है कि ऐसा कोई भी हमारे ऊपर अटैक ना। जी पूजा ठाकुर मैम, आज आप यहाँ आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखा दर्शकों आपने, आज हमने बातचीत की साइबर लॉ के विषय में। साइबर लॉ के लिए भी ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, और 1930-1930 ये नंबर आप ज़रूर याद रखें। आज के लिए हम, आप और कानून से दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।